जोहार बच्चों। आज क्लास ट्वेल्थ ठीक है ना। क्लास ट्वेल्थ का जो हम लोग इकोनॉमिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि ट्वेल्थ में जो है इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में जो है बांट करके पढ़ना होता है। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। हालांकि जो हम लोग को ये जानना है पहले कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, तो एडम स्मिथ है। कौन है? एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ जो है किताब लिखा था बच्चों, द वेल्थ ऑफ नेशन। देखिए किताब का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। कब लिखते हैं वो? तो 1776 ईस्वी में जो है वो इकोनॉमिक्स के बारे में बताते हैं, ठीक है ना। हालांकि इनका जो एक कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है। ये द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक में लिखे थे। अब हम लोग बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स को कैसे सरल और सहज तरीके से अध्ययन किया जाए। उसको लेकर जो है रैगनर फ्रिश द्वारा जो है इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में बांट दिया जाता है। और यहाँ पर लिखे हैं कि डिवाइडेड टू पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स को दो भाग में किसने बांटा? तो रैगनर फ्रिश ने बांटा था, ठीक है। कौन कौन पार्ट? तो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अब यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स का जनक किनको माना जाता है? रैगनर फ्रिश को। अगर कोई कहे कि हु इज फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो उसका नाम होगा रैगनर फ्रिश। अगर हम लोग बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का यानी समष्टि अर्थशास्त्र का, तो उसका जो जनक है जॉन मेनार्ड कीन्स है। अब यहाँ पर जॉन मेनार्ड कीन्स जो है किताब लिखा है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी नामक जो है एक किताब लिखा है, ठीक है। कब लिखे थे वो? 1936 ईस्वी में। तो इसलिए जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर किनको कहा जाता है? जॉन मेनार्ड कीन्स को। इसलिए कि समष्टि अर्थशास्त्र से रिलेटेड जो है रोजगार का सिद्धांत या कह सकते हैं राष्ट्रीय आय रिलेटेड चीजें जो हैं जॉन मेनार्ड कीन्स जो है उसको आगे विकास और विस्तार किया था। अब यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स का जनक रैगनर फ्रिश को माना जाता है। साथ ही जो है बच्चों रैगनर फ्रिश जो एक डायनेमिक अप्रोच टू इकोनॉमिक थ्योरी नामक जो है किताब लिखे हैं और माइक्रो इकोनॉमिक्स को विशेष रूप से जो है विकास किया। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर हम लोग विशेष बात करें तो अल्फ्रेड मार्शल का जो है बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ये हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि कीमत सिद्धांत या कीमत का सिद्धांत जो है किस अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। और रोजगार का सिद्धांत की अगर हम बात करें तो समष्टि अर्थशास्त्र अर्थात मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आखिर जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन सी समस्या का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो व्यक्तिगत इकाई और व्यक्तिगत फर्म, ठीक है ना। यानी जहाँ पर एक इकाई का बात करें, एक फर्म की बात करें, एक उद्योग की समस्या की बात करें, तो हम लोग जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। हालांकि बच्चों माइक्रो शब्द ग्रीक भाषा की माइक्रो से आया है, ठीक है। ये भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि जो माइक्रो शब्द जो है कौन सा भाषा से लिया गया? तो ग्रीक भाषा से लिया गया और जिसका अर्थ होता है बच्चों छोटा, ठीक है। ये माइक्रो का अर्थ क्या होता है? छोटा होता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र अर्थात माइक्रो इकोनॉमिक्स में अर्थव्यवस्था की छोटी छोटी इकाइयों को सम्मिलित किया जाता है। जहां पर व्यक्तिगत की बात होती है तो फिर हम किस इकोनॉमिक्स में अध्ययन करेंगे? तो माइक्रो में करेंगे। अब यहाँ पर दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को रोजगार सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और जब माइक्रो की हम बात करेंगे यानी मैक्रो का बात करेंगे तो संपूर्ण इकाई या संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्या का अध्ययन किया जाता है। साथ ही राष्ट्रीय आय की बात करें, कुल मांग की बात करें, कुल पूर्ति की बात करें, कुल रोजगार की बात करें, तो जहां कुल वाला शब्द आएगा, एग्रीगेट वाला शब्द आएगा, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अच्छा, मैक्रो शब्द ग्रीक भाषा के मैक्रोज से आया है जिसका अर्थ होता है बड़ा। ये सारे ऑब्जेक्टिव पूछता है, चाहे 11th क्लास की हो चाहे 12th क्लास की बात करें, ठीक है। अब यहाँ पर समष्टि अर्थशास्त्र
में संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक इकाइयों को अध्ययन किया जाता है। क्या कहता है कि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक इकाइयों का अध्ययन होता है। साथ ही कह सकते हैं राष्ट्रीय आय हो गया, कुल मांग हो गया, कुल पूर्ति हो गया, है ना, कुल उपभोग हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें जो है, समान कीमत स्तर हो गया, ये सारी चीजें जो है हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो है एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म की समस्या का यहाँ पर अध्ययन किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर हम लोग जो आज क्लास जो आगे हम लोग बढ़ाएंगे वो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत होगा, ठीक है। अब समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक इकाइयों का अध्ययन होता है। संपूर्ण यानी देश के अंदर जितनी भी समस्या का अध्ययन होगा पूरे देश के लिए, वो हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। जैसे राष्ट्रीय आय से रिलेटेड हो गया, या फिर कुल उपभोग की बात हो गया, समान कीमत स्तर की बात हो गया, या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात हो गई, है ना, या कह सकते हैं आय का चक्रीय प्रवाह हो गया। ये सारी चीजें जो है हम किसमें पढ़ने वाले हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पर हम लोग सीधा चले आते हैं। यहाँ देखिए ये चैप्टर है, ये जो चैप्टर है आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं बच्चों, आय का चक्रीय प्रवाह। और ये कौन इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो है ये पहला चैप्टर है, ये याद रखना है, ठीक है। ये जो है समष्टि अर्थशास्त्र, किसका, समष्टि अर्थशास्त्र का जो है पहला चैप्टर है, ठीक है। हम लोग जो है समष्टि अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर आय का चक्रीय प्रवाह, इंग्लिश में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम लोग डिफिनेशन से शुरुआत करते हैं कि प्रवाह का मतलब क्या होता है। प्रवाह का मतलब होता है बच्चों, अर्थशास्त्र में प्रवाह का मतलब है किसी वस्तु का एक जगह से दूसरी जगह पर परिवहन होना। यानी एक जगह से दूसरी जगह अगर कोई वस्तु चला जाता है तो उसे प्रवाह कहा जाता है। मान लीजिए कि मान लेते हैं कि हम लोग जो है यहाँ पर ये भारत है, ठीक है ना, ये आप देख रहे होंगे कि ये मेरा क्या है, भारत है, ठीक है। अब भारत में मान लिया जाए कि हिमाचल प्रदेश में जो है सेब का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है, सेब का उत्पादन होता है। तो सिर्फ हिमाचल प्रदेश तक सीमित नहीं रहता है, यानी भारत का हर एक राज्य में जो है इसका जो है प्रवाह हो जाता है, ठीक है। हमारे रामगढ़ झारखंड से लेकर के कन्याकुमारी तक जो है सेब का क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसको जो है प्रवाह कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, प्रवाह कहा जाएगा। अब मान लिया जाए झारखंड में जो है जमशेदपुर में टाटा है। कौन है, टाटा। तो टाटा क्या है कि टाटा जो है आयरन एंड कह सकते हैं कि स्टील का उत्पादन करता है। तो सिर्फ झारखंड ही इसका इस्तेमाल नहीं करता है, बल्कि ये जो है विदेशों में भी इसका रियल फ्लो होता है। कह सकते हैं कि वस्तुओं का जो है प्रवाह होता है। तो इसको हम लोग प्रवाह कहेंगे। प्रवाह का मतलब है एक जगह से दूसरे जगह जब वस्तुओं को जो है गुड्स को कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट किया जाता है, परिवहन किया जाता है, तो उसको प्रवाह कहा जाता है। चलिए प्रवाह जो है दो प्रकार का होता है, उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रवाह जो होता है वो दो प्रकार का होता है। यहाँ पर देख रहे होंगे कि चक्रीय प्रवाह के प्रकार, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है रियल फ्लो और एक होता है मनी फ्लो। रियल फ्लो को वास्तविक प्रवाह कहा जाता है और मनी फ्लो को मौद्रिक प्रवाह या आय प्रवाह कहा जाता है। अब वास्तविक प्रवाह क्या है बच्चों, विभिन्न क्षेत्रों के मध्य वस्तुओं तथा सेवाओं का प्रवाह को दर्शाता है। यानी विभिन्न क्षेत्र, एक क्षेत्र से अनेक क्षेत्र में जब वस्तुओं का जो है ट्रांसपोर्ट हो जाता है या परिवहन हो जाता है तो हम उसको क्या कहेंगे, रियल फ्लो कहेंगे। अब यहाँ अगर हम लोग मनी फ्लो की बात करें तो विभिन्न क्षेत्रों में मुद्रा के प्रवाह को दर्शाता है। कहने का मतलब है कि जब हम सेब खरीदेंगे, कहाँ से, हिमाचल प्रदेश से हम रामगढ़ के झारखंड में लेके आ रहे हैं, तो सेब के बदले हमको क्या देना पड़ता है, हम यहाँ से सेब लेके आ रहे हैं, लेकिन हमको कहीं ना कहीं जो है उसके बदले जो है भुगतान करना पड़ता है, सेब का भुगतान यानी पेमेंट करना होता है। तो उसके बदले हम पैसा दिए,
तो इसको हम क्या कहेंगे, मौद्रिक प्रवाह कहेंगे। चलिए आपको जो है मैं डायग्राम के साथ आपको बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पर एक परिवार क्षेत्र है, कौन है, परिवार क्षेत्र। और परिवार क्षेत्र जो है बच्चों पूरे भारत को संदर्भित करता है, ठीक है। और फर्म क्या है कि भारत के अंदर जो है अनेक फर्म है, जैसे कह सकते हैं यहाँ पर कि ये जो मेरा ये पूरा जो है आपका हाउस होल्ड है, ये जो पूरा है आपका इंडिया, इसको आप क्या कहेंगे, परिवार क्षेत्र बोलेंगे। क्या कहेंगे, परिवार, परिवार क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है, परिवार क्षेत्र कहलाएगा। या इसको कह सकते हैं कि हाउस होल्ड है, कौन है, हाउस होल्ड कहेंगे, ठीक है। पूरा भारत जो है आपका परिवार है, एक परिवार है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है यहाँ फर्म है, झारखंड में या पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर में जो स्टील एंड आयरन का जो इंडस्ट्री है। अब क्या अगर मान लिया जाए ये फर्म जो है क्या करता है, उत्पादन करता है और पूरे अपने हाउस होल्ड में जो है अपना प्रोडक्ट को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, या कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट करता है, क्या करता है, निर्यात करता है, यानी बेचता है। तो इसको हम लोग कहेंगे प्रवाह, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि यहाँ से जो है गुड्स और मटेरियल को क्या कर रहा है कि प्रवाह कर रहा है, लेकिन रिटर्न क्या आता है, पेमेंट आता है। तो जो रिटर्न पेमेंट आता है उसको हम लोग बोलेंगे मनी फ्लो। और जो गुड्स और मटेरियल जो है कह सकते हैं जमशेदपुर से या दुर्गापुर से जो है पूरे भारत में जो है ट्रांसपोर्ट होता है, उसको हम लोग वास्तविक प्रवाह कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो दो प्रवाह की बात किया जा रहा है, अब यहाँ जो है देख सकते हैं कि आपका दो क्षेत्र है, ठीक है। एक परिवार क्षेत्र जो पूरे भारत को कहा जाएगा, ठीक है, ये पूरा परिवार क्षेत्र है। और भारत के अंदर ही मान लिया जाए जमशेदपुर में या फिर दुर्गापुर में या बहुत मतलब कह सकते हैं भारत में जितने भी राज्य कहीं ना कहीं प्रोडक्शन सेक्टर है, तो क्या करता है कि सिर्फ अपने राज्य तक नहीं बल्कि पूरे भारत में या विदेशों में भी वह अपने वस्तुओं को बेचता है, यानी प्रवाह करता है, ठीक है। अब समझिए कि यहाँ पर जो है एक फर्म है, यानी एक इंडस्ट्री है, वो क्या करता है, वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह करता है। ये क्या करेगा, फर्म जो है गुड्स और मटेरियल को प्रोडक्शन करता है और अपने ही देश में जो है यानी अपने परिवार क्षेत्र में वो बेचता है, सेल करता है। तो मान लिया जाए यहाँ ला करके सेल करेगा, तो उसके बदले परिवार क्षेत्र में हम जैसे लोग रहते हैं, तो जो भी आवश्यकता की चीजें हम खरीदते हैं उसके बदले क्या करते हैं, वस्तुओं और सेवाओं का भुगतान करते हैं। जो भी वस्तु लेते हैं हम या जो भी सेवा हम लेते हैं तो उसके बदले क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो आपका जो वस्तु और सेवा का जो प्रवाह रहा उसको रियल फ्लो कहा जाएगा, और जो वस्तु और सेवा के बदले भुगतान किया जा रहा है इसको जो है वास्तविक नहीं बल्कि इसको जो है मनी फ्लो कहा जाएगा, यानी मौद्रिक प्रवाह कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, मौद्रिक मौद्रिक प्रवाह कहा जाएगा, ठीक है, मौद्रिक प्रवाह कहा जाएगा, या कह सकते हैं मनी फ्लो इसको कहा जाएगा। तो जब फर्म वस्तु को प्रवाह करेगा या सेवा का प्रवाह करेगा तो उसको हम लोग वास्तविक प्रवाह कहेंगे। लेकिन जब वस्तु और सेवा के बदले हमें पेमेंट मिलेगा, भुगतान मिलेगी, तो हम उसको जो है मौद्रिक प्रवाह या मनी फ्लो के नाम से जानेंगे। चलिए आगे जानते हैं। यहाँ पर जो है अब परिवार क्षेत्र क्या है, इसकी विशेषता हम लोग देख लेते हैं कि आखिर परिवार क्षेत्र होता क्या है, यानी हाउस होल्ड सेक्टर क्या है। बड़े वे उत्पादन के सभी साधनों के मालिक होते हैं। कौन, परिवार क्षेत्र जो है यानी पूरा भारत सरकार जो है, यानी पूरा ये जो है पूरा भारत जो है, ठीक है ना, ये क्या है, वस्तुओं और सेवाओं का यानी सभी साधनों का मालिक है। उनके द्वारा प्राप्त की गई कुल आय मजदूरी, किराया, ब्याज तथा लाभ के योग होता है। यानी जैसे हाउस होल्ड से ही अपने देश से ही क्या करता है कि अपने देश के लोग ही, अपना परिवार क्षेत्र के लोग ही यहाँ पर काम करता है, फर्म में काम करता है, तो उसके बदले जो है उसको क्या मिलता होगा, भुगतान मिलता होगा, ठीक है या कहीं ये मजदूरी मिलती होगी। अब यहाँ है कि वे वस्तुओं तथा सेवाओं के उपभोक्ता होते हैं, यानी परिवार क्षेत्र वाले क्या होते हैं, उपभोक्ता होते हैं। जितने भी फर्म वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है
उसको परिवार क्षेत्र के लोग ही अपनी जरूरत की चीजों को खरीदता है यानी उपभोग करता है, अर्थात व्यवसायिक क्षेत्र उनको उपभोग व्यय करता है। ठीक है, अभी हम लोग आगे देखेंगे कि उत्पादक क्षेत्र जो होता है, उत्पादक क्षेत्र हम किसको कहते हैं? फर्म को कहते हैं। जैसे यहाँ पर जो है आपका फर्म, ठीक है ना, यहाँ पर जो फर्म है ये उत्पादक क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्पादक क्षेत्र। और उत्पादक क्षेत्र कहाँ है बच्चों? अपने परिवार क्षेत्र के ही अंदर आता है। ठीक है ना, परिवार क्षेत्र किसको कहा जाता है? तो अपने भारत को कहा जाता है। और उत्पादक क्षेत्र के अंतर्गत जो है यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं कि उत्पादक ये पूरा हो गया आपका परिवार क्षेत्र, पूरा भारत जो है आपका परिवार क्षेत्र हो गया। और परिवार क्षेत्र के ही अंदर जो है उत्पादक क्षेत्र होता है या फर्म कह सकते हैं। ठीक है ना, अब उत्पादक जो है 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं। पहला होता है प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत क्या आता है? कृषि आता है, पशुपालन आता है, मुर्गी पालन आता है, खनन आता है, उत्खनन आता है। ठीक है ना, और द्वितीय क्षेत्रक के अंतर्गत निर्माण और विनिर्माण से रिलेटेड, निर्माण और विनिर्माण से रिलेटेड जो है जितने भी कार्य होते हैं वो द्वितीय क्षेत्रक के अंतर्गत आते हैं। और तृतीय क्षेत्रक के अंतर्गत आता है सेवा, व्यापार, यातायात, संचार। ठीक है ना, तो ये तीनों क्या है? उत्पादक क्षेत्र है। और ये तीनों उत्पादक क्षेत्र कहाँ है? अपने परिवार क्षेत्र के अंदर है। ठीक है ना, और जो भी उत्पादक क्षेत्र होता है अपने पूरे देश में वस्तु और सेवा का क्या करता है? प्रवाह करता है, उसके बदले इसको भुगतान मिलता है। ठीक है, चलिए यही चीज तो समझ रहे हैं अभी। अब यहाँ देखिए फर्म क्या होता है? तो फर्म जो है ये परिवार क्षेत्र से उत्पादन के साधन किराए पर लेता है। जैसे मान लिया जाए कि टाटा पूरा पूरा जो है ये जो टाटा है आपका, ये टाटा का है अपने देश के अंदर है और देश के अंदर के ही साधनों को ये किराए पर लेता है। यानी जैसे मान लिया जाए अगर हम श्रम की बात करें, ठीक है, श्रम अगर मान लिया जाए यानी मजदूर जो है टाटा कंपनी में काम करता है तो उसके श्रम को क्या मिलती होगी? मजदूरी मिलती होगी। क्या मिलती होगी? मजदूरी मिलती होगी, या उसे क्या है? वेतन मिलता होगा। क्या मिलता होगा? वेतन मिलता होगा। अच्छा ठीक है, ये पहला हो गया साधन। दूसरा है कि लीज पर अगर लैंड को ले, है ना, या फिर कहिए खरीदेगा तो उसके बदले उसको किराया देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? किराया देना पड़ेगा। ठीक है, ये कहाँ से खरीद रहा है? श्रम हो गया या भूमि हो गया या पूंजी की बात करें हम लोग बच्चों, ये पूंजी, पूंजी के बदले क्या देना होगा? अगर बैंक से ऋण लेता है कौन? फर्म, तो उसके बदले क्या देना होगा? ब्याज देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? ब्याज। और जो कंपनी खोला है टाटा, जो कंपनी खोला है टाटा, रतन टाटा जो खोला है, तो उसको क्या मिलता होगा? ठीक है ना, क्या मिलता होगा? वो तो उद्यमी के रूप में है, तो उद्यमी को क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं ये कहाँ पाया जा रहा है? तो अपने देश के अंदर, अपने जो है परिवार क्षेत्र में ही जो है श्रम हो गया, भूमि हो गया, पूंजी हो गया, उद्यमी हो गया। तो ये सारी चीजें जो है फर्म क्या करता है? उधार लेता है। क्या करता है? उधार लेता है। जैसा कि यहाँ पर स्टेटमेंट कह रहा है कि ये परिवार क्षेत्र से उत्पादन के साधन किराए पर लेता है। ठीक है ना, किराए पर ले या उधार पर ले। ठीक है, फिर बोलता है कि ये परिवार क्षेत्र को वस्तुओं तथा सेवाओं का उपलब्ध कराता है। यानी जो भी वस्तु का उत्पादन करेगा फर्म, वो लेकर ले जाकर कहाँ बेचेगा? अपने देश के अंदर बेचेगा। अभी यहाँ पर कहने का मतलब है कि ये जो आपका फर्म है अगर ये उत्पादन करता है आयरन एंड स्टील का, तो ये पूरे देश में क्या करेगा? पूरे देश में जो है इसको प्रवाह करेगा। ठीक है, और उसके बदले इसको भुगतान मिलेगा, पैसा मिलेगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अब यह देख सकते हैं कि परिवार क्षेत्र को साधन भुगतान करते हैं। परिवार क्षेत्र को साधन भुगतान, साधन भुगतान का मतलब है कि जब जो है यहाँ से क्या लेगा? साधन लेगा। ठीक है, ये जो है साधन लेगा। साधन किसको कह रहे हैं? तो भूमि को कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? भूमि को कह रहे हैं, पूंजी को कह रहे हैं। ठीक है, पूंजी को कह रहे हैं, श्रम को कह रहे हैं। ये सब क्या है? साधन है, उत्पादन के साधन जो परिवार क्षेत्र में पाए जाते हैं
और इसको जो है भूमि पूंजी श्रम को फर्म क्या करता है, किराए पर लेता है। यानी भूमि अगर लिया तो उसके बदले किराया देता है। क्या देता है, किराया देता है। फिर जो है पूंजी के बदले क्या देता होगा, ब्याज देता होगा, ठीक है। उसके बाद श्रम को क्या देता होगा, वेतन देता होगा। जो भी कंपनी के अंदर या फर्म के अंदर काम करता है तो उसको मजदूरी या पेमेंट या वेतन मिलता है, तो ये क्या करता है, उसके बदले भुगतान करता है। तो इसलिए बोल रहा है कि परिवार क्षेत्र जो होता है वो क्या करता है, फर्म जो होता है वो परिवार क्षेत्र से क्या लेता है, साधन को किराए पर लेता है, ये कह रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर अब यहाँ देखिए जो है साधन प्रवाह, वास्तविक प्रवाह या रियल फ्लो कहा जाता है। साधन प्रवाह का मतलब होता है बच्चों भूमि पूंजी श्रम और उद्यमी। उद्यमी का मतलब होता है इंटरप्रेन्योरशिप, जो साहस होता है, साहसी होता है, जो फर्म खोलने का हिम्मत दिखाता है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर ये दो क्षेत्रीय मॉडल है उत्पादन का या कहिए आज चक्रीय प्रवाह का, कैसे आय प्रवाह होता है उसके विषय में हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर जो है ये आपका यूरो का सिंबल जो दिख रहा है ना, ये क्या कर रहा है, साधन जो है बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो एरो का सिंबल आपको दिख रहा होगा, ये एरो का सिंबल के मतलब है कि जो परिवार क्षेत्र है वो क्या करता है, साधन प्रवाह करता है। परिवार क्षेत्र में जो है क्या क्या है, तो भूमि है, पूंजी है, श्रम है, उद्यमी है, सब किसके पास होता है, परिवार क्षेत्र के पास होता है। और ये किसको देता है, फर्म को देता है ना। भूमि पूंजी श्रम कौन सब दे रहा है, परिवार क्षेत्र जो है उत्पादक क्षेत्र को देता है, ठीक है। अब उत्पादक क्षेत्र में जब काम करेगा अर्थात फर्म में जाके काम करेगा, कोई इंडस्ट्री में जाके काम करेगा या कंपनी में काम करेगा, तो उसके बदले यहाँ पर देखिए एरो का सिंबल दिख रहा होगा आपको। ये एरो का सिंबल का मतलब है बच्चों कि साधन का भुगतान करेगा, यानी जो भी व्यक्ति फर्म के अंदर श्रम के रूप में काम करेगा, जो श्रम के रूप में काम करेगा उसको क्या मिलने वाला है, तो मजदूरी मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, मजदूरी। अब मान लीजिए जो व्यक्ति भूमि दिया होगा इंडस्ट्री खोलने के लिए, तो उसको भूमि के बदले क्या मिलने वाला है, लगान मिलने वाला है, ठीक है। और जो बैंक जो है, जो बैंक जो कंपनी को ऋण दिया होगा, है ना, उधार पैसा दिया होगा फर्म को खोलने के लिए, प्लांट को खोलने के लिए, तो पूंजी के बदले क्या मिलने वाला है, उसको ब्याज मिलने वाला है, ठीक है। और जो रतन टाटा एक प्रकार का उद्यमी है, तो जो साहसी व्यक्ति होता है उसको क्या मिलने वाला है, लाभ मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ दो चीजें हम लोग को समझ में आना चाहिए कि परिवार जो होता है, देश जो होता है, परिवार क्षेत्र पूरे देश को कहा जाता है ना। तो परिवार क्षेत्र क्या क्या प्रवाह कर रहा है यहाँ पर, तो साधन प्रवाह का, साधन किसको कहा जाएगा, भूमि पूंजी श्रम और उद्यमी को साधन कहा जा रहा है, जो परिवार क्षेत्र प्रवाह करता है, ठीक है। पूरे देश के कंपनियों को, फर्मों को जो है वो क्या देता है, भूमि पूंजी श्रम और उद्यमी भी दे रहा है। और फर्म क्या करता है, फर्म का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जिससे भी भूमि लीज पर लिया हो या खरीदा हो उसको लगान देगा, जिस बैंक से पूंजी लिया होगा तो उसके बदले उसको ब्याज देना होगा, जो जो व्यक्ति वहां पर काम किया है फर्म के अंदर उसको क्या देना होगा, तो मजदूरी देनी होगी। और जो उद्यमी इस कंपनी को खोला है उसको क्या मिलना चाहिए, तो लाभ मिलना चाहिए। दो चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर वस्तु और सेवा का प्रवाह कर रहा है, ये क्या करता है प्रवाह, अब क्या कर रहा है, तो इस कंपनी जो है कह सकते हैं कि यहाँ पर लोहा का उत्पादन किया जाता है। क्या किया जा रहा है, लोहा का उत्पादन किया जा रहा है। तो लोहा कहाँ बेचेगा कंपनी, टाटा अपने देश में सबसे पहले बेचेगा, तब जो है विदेश में भी जाकर के बेचेगा, सबसे पहले तो अपने देश के अंदर बेचेगा, ठीक है। कौन सी, वस्तु और सेवा का प्रवाह करेगा कहाँ, अपने देश के अंदर। फिर जो जो व्यक्ति लोहा खरीदेगा यानी वस्तु को खरीदेगा, उसके बदले जो है कंपनी को क्या देगा, भुगतान करेगा। क्या करेगा, वस्तु और सेवाओं का क्या करेगा, पेमेंट करेगा। किसी को जो है वस्तु के बदले जो पैसा रिटर्न आ रहा है कंपनी के पास, तो जो वस्तु ही प्रवाह करता है उसको वास्तविक प्रवाह कहेंगे,
और ये जो पैसा रिटर्न इसको इधर दे रहा है इसको मौद्रिक प्रवाह कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी आप ऊपर में भी देख सकते थे यहाँ पर कि यहाँ जो है बस यानी साधन प्रवाह कर रहा है और उसके बदले जो है उसको मनी प्रवाह कर रहा है। ठीक है, इधर से कर सकते हैं कि वस्तु और सेवा दे रहा है और इधर से क्या रिटर्न कर रहा है तो उसको मौद्रिक प्रवाह करता है। सेम इधर है कि इधर जो है वस्तु और सेवा का प्रवाह कर रहा है तो उसके बदले जो वस्तु और सेवा का भुगतान, यहाँ साधन परिवार क्षेत्र जो है साधन प्रवाह करता है तो उसके बदले इसको लगान ब्याज मजदूरी और लाभ मिलता है। यहाँ पर कंपनी जो है यानी फर्म जो है वस्तु और सेवा बना बना करके जो है अपने ही देश में बेचता है तो उसके बदले जो है अपना देश के लोग जो हैं उस सेवा और वस्तु के बदले क्या करता है तो भुगतान करता है। तो साथ साथ दो काम हो रहा है, साथ साथ जो है दो काम हो रहा है, एक तो साधन दिया जा रहा है इधर से पैसा मिल रहा है, तो जो साधन है उसको हम लोग बोलेंगे वास्तविक प्रवाह बोलेंगे। ठीक है, और जो इधर से उसको जो है भुगतान किया जा रहा है नहीं कह सकते हैं लगान दिया जा रहा है ब्याज दिया रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे मनी फ्लो बोलेंगे। क्या बोलेंगे मनी फ्लो बोलेंगे। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आय चक्रीय प्रवाह जो है दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय प्रणाली के साथ आय का चक्रीय प्रवाह करता है। तो देखिए यहाँ पर जो है दो क्षेत्रीय बोल रहा है, दो क्षेत्र कौन कौन है तो दो क्षेत्र जो है बच्चों एक परिवार क्षेत्र होता है जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि दो क्षेत्र बोल रहा है तो दो क्षेत्र में एक परिवार क्षेत्र हो गया एक और एक जो हो गया वो हो गया फर्म यानी उत्पादन क्षेत्र, तो दो मॉडल क्षेत्र होगा। ठीक है, इसी को दो क्षेत्रीय कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है तो दो क्षेत्रीय कहा जा रहा है। ठीक है, अर्थव्यवस्था में वित्तीय प्रणाली, अच्छा वित्तीय प्रणाली किसको कहा जाएगा जहां से कंपनी को या उत्पादक क्षेत्र को क्या मिलता है ऋण मिलता है पैसे उधार में मिलता है तो उसको हम फाइनेंशियल सिस्टम कहेंगे या वित्तीय प्रणाली कहेंगे। ठीक है, के साथ आय का चक्रीय प्रवाह, दो क्षेत्र तो आपको मैंने कहा एक तो परिवार क्षेत्र होता है एक क्या होता है परिवार और परिवार क्षेत्र और दूसरा क्षेत्र जो है वो है आपका उत्पादक क्षेत्र फर्म कह रहे हो। ठीक है ना, एक क्षेत्र और ये दो क्षेत्र के साथ एक कौन सा बोल रहा है तो वित्तीय प्रणाली यानी बैंक मिलकर काम करता है। ठीक है, ये चीज समझ रहे हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि आधुनिक अर्थव्यवस्था में यानी वर्तमान में कि कार्यशीलता के लिए वित्तीय प्रणाली आवश्यक होती है, यानी कोई भी काम हम लोग जो है करते हैं तेजी गति से तो बिना बैंक के कोई काम नहीं होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं क्यूआर, क्विक रिस्पॉन्स के लिए आपको किसका सहारा लेना होता है तो बैंक का सहारा लेना होता है, फाइनेंशियल सिस्टम का सहारा लेना होता है। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं कि वित्तीय संस्थाएं बचतकर्ताओं तथा निवेशकर्ता के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है। देखिए जो बचत करता है वो बचत करता कहाँ बैंक में ही करेगा, कहाँ जमा करेगा तो बैंक में करेगा। ठीक है, या कोई फाइनेंशियल सिस्टम में करेगा। अच्छा कोई भी इन्वेस्टर होता है जो निवेश करता जो पैसा लगाता है वो भी बैंक के जरिए ही लगाता है। अगर मान लिया जाए शेयर बाजार में पैसा लगा रहा है, कहाँ लगा रहा है शेयर बाजार में लगाता है या SIP में लगा रहा है तो वो किसके जरिए लगाता है जानते हैं बैंक के जरिए ही इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है वित्तीय प्रणाली जो है परिवार क्षेत्र और फर्म के बीच जो है मध्यस्थता का काम करता है, नहीं मध्यस्थ का कार्य करती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग वित्तीय प्रणाली की विशेषता जान लेते हैं। वित्तीय प्रणाली की विशेषता क्या होता है, वित्तीय प्रणाली देखिए यहाँ पर जो है सिस्टम है आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ से समझते हैं वित्तीय प्रणाली। अब ये जो है परिवार क्षेत्र है, परिवार क्षेत्र का काम क्या है साधन का प्रवाह करना। परिवार क्षेत्र का काम क्या है बच्चों साधन का प्रवाह, साधन का मतलब होता है भूमि पूंजी श्रम और उद्यमी, ये सारी चीजें कौन प्रवाह कर रहा है तो ये सारी चीजें जो है परिवार क्षेत्र प्रवाह करता है। ठीक है, अब क्या करेगा अगर मान लीजिए परिवार क्षेत्र भूमि पूंजी श्रम और उद्यमी दे रहा है किसको फर्म को उत्पादक क्षेत्र को, तो उत्पादक क्षेत्र क्या करेगा
भूमि के बदले कुछ ना कुछ भुगतान करेगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, भूमि के बदले जो है लगान, और श्रम के बदले मजदूरी, और पूंजी के बदले ब्याज, और उद्यमी को क्या देगा, तो लाभ देगा। कौन? फर्म। इसका काम है मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ को रिटर्न देना। किसके बदले? तो साधन प्रवाह के बदले, साधन प्रवाह के बदले जो है ये फर्म क्षेत्र जो है क्या क्या रिटर्न कर रहा है, तो मजदूरी, लगान, ब्याज, लाभ, इसको साधन भुगतान कहा जाएगा। यानी साधन प्रवाह करेगा परिवार क्षेत्र, और साधन का भुगतान कौन करेगा, तो फर्म करेगा। ठीक है, ये एरो का सिंबल आपको समझना है। अब यहाँ पर देखिए, ये चीजें तो हम लोग पीछे भी समझ के आ रहे हैं कि उसके बाद जो है फर्म क्या करता है, वस्तु और सेवा जो भी कंपनी बनाता है उस वस्तु को कहाँ बेचेगा, अपने देश के अंदर बेचेगा। फिर यहाँ के लोग जो इसके द्वारा, फर्म के द्वारा जो बनाई हुई वस्तु रहता है उसको कौन खरीदता है, परिवार क्षेत्र के लोग। यानी देश के अंदर जितने भी निवासी हैं वही जो है फर्म द्वारा बनाई गई वस्तुओं को खरीदारी करता है। अब उसके बदले वो क्या करता होगा, पैसा रिटर्न करता होगा, नहीं भुगतान करता होगा, पेमेंट करता होगा। कुछ भी वस्तु मान लो, लोहा मान लो, सोना मान लो, चांदी मान लो, कौन उत्पादन कर रहा है, तो फर्म कर रहा है ना। तो उसके बदले क्या करेगा परिवार क्षेत्र, भुगतान करेगा, पेमेंट करेगा। मान लो देश के अंदर कोई व्यक्ति क्या करता है, सोना खरीदता है या चांदी खरीदता है, ठीक है, तो उस कंपनी को पैसा देगा कि नहीं देगा, तो उसी को तो पेमेंट कहा जा रहा है, उसी को तो भुगतान कहा जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर वित्तीय प्रणाली की बात हम लोग करते हैं। वित्तीय प्रणाली क्या है, बैंक क्या है, बैंक वह संस्था है जो जनता के पैसे को या जनता के रकम को जमा स्वीकार करता है तथा जरूरतमंदों को ऋण देता है, उसे हम क्या कहते हैं, बैंक कहते हैं या फाइनेंशियल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर समझ गए। आगे देखिए, यहाँ पर हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि वित्तीय प्रणाली की विशेषता क्या है। यानी बैंक का काम क्या है, बोल रहा है कि परिवारों की सभी बचतें वित्तीय मुद्रा बाजार जाती है, किसके अंतर्गत, तो वित्तीय प्रणाली अर्थात बैंक के अंतर्गत। बड़े वित्तीय बाजार अपनी मुद्रा को फर्मों का उधार देकर विनियोग, विनियोग का मतलब इन्वेस्टमेंट करता है, फर्मों को नए प्लांट तथा मशीनरी खरीदने में सहयोग करती है। कौन, फाइनेंशियल सिस्टम यानी बैंक। बैंक क्या करता है, आपको इन्वेस्टमेंट में भी सहयोग करता है और मशीन और प्लांट बनाने में जो है आपको सहयोग प्रदान करती है। ठीक है, अब यहाँ तीसरा पॉइंट कहता है कि इस स्थिति में क्षरण परिवार तथा फर्मों द्वारा जो है बचत है। देखिए क्षरण के आगे हम लोग कभी समझेंगे, जब कोई व्यक्ति अपना जमा राशि को बैंक में जमा करेगा, जब कोई व्यक्ति अपने जमा रकम को बचत करता है या बैंक में जमा करता है। यहाँ पर देख सकते हैं परिवार क्षेत्र में अभी भारत में जो है लमसम जो है 142 करोड़ लोग निवास कर रहे हैं। कितना, 142 करोड़ लोग जो हैं भारत में निवास करता है। अब 142 करोड़ लोगों की अनेक जो है आय का जरिया है, तो आय का जरिया अपने जो भी इनकम करता होगा वो क्या करता होगा, बैंक में ले जाकर के पैसा को सेव करता होगा। तो जो भी जनता अपने बचत को बैंक में अगर सेव करता है तो उसको क्षरण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, क्षरण कहा जाएगा। और जब 142 करोड़ में से कोई व्यक्ति की आवश्यकता पड़ जाती है तो बैंक से या फाइनेंशियल सिस्टम से अपना पैसा को विड्रॉ करता है। क्या करता है, विड्रॉ करता है, और वो उत्पादक क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसको हम लोग भरण कहेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति या उद्यमी का हम बात करते हैं, कोई व्यक्ति नहीं, उद्यमी जो इंडस्ट्री या फर्म को या प्लांट को खोलता है, ठीक है ना, ओपन करता है, ये व्यक्ति 142 करोड़ में से ही है ना उद्यमी। अब 142 करोड़ में से ही एक उद्यमी है जो क्या करता है कि एक प्लांट खोलना चाहता है। तो अपने बैंक में जो उसका जमा राशि है, साथ ही अगर ऋण लेना चाह रहा है, विड्रॉ करेगा पैसा को बैंक से, वो ऋण ले या फिर कहिए अपना जमा पूंजी को निकाले, और उद्यमी क्या करे, इन्वेस्टमेंट करे, निवेश करे। क्या करेगा, ये
निवेश करने के लिए जो है पैसा विड्रॉ करता है तो उसको हम लोग भरण कहेंगे। इसको इंग्लिश में इंजेक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंजेक्शन कहा जाता है। और जब कोई इन्वेस्टर हो गया या कोई आम व्यक्ति हो गया, जब अपनी जमा राशि को बैंक में जमा करेगा तो उसको क्षरण कहा जाता है, इंग्लिश में लीकेज कहा जाता है। बात समझिए, ठीक है। अब क्या है कि फर्म भी जो है या जो फर्म का जो ओनर होता है, मालिक होता है, अपनी बचत राशि को वो भी क्या करेगा? बैंक में जमा करेगा। तो इसके पास से पैसा तो चला जा रहा है, उत्पादक क्षेत्र से बाहर हो जा रहा है, बैंक में सेव हो जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे लीकेज। और जब बैंक से कोई भी उद्यमी या फर्म का ओनर या फर्म का मालिक जो है बैंक से पैसा निकालेगा, बैंक से पैसा निकाल करके अपने फर्म को और विस्तार करेगा, बड़ा करेगा, ठीक है, तो वो उसको हम क्या कहेंगे? भरण कहेंगे। जब कोई व्यक्ति बैंक से पैसा निकालकर अपने उत्पादक क्षेत्र में लगाता है तो उसको भरण कहते हैं, इंजेक्शन कहते हैं। और जब कोई फर्म या उद्यमी अपनी जमा राशि को वो बैंक में जाकर जमा कर देता है तो उसको लीकेज कहेंगे, क्योंकि वह उत्पादक क्षेत्र से बाहर हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये है फाइनेंशियल सिस्टम का जो है विशेषता है। अब आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर, बाकी तो हम लोग परिवार क्षेत्र के बारे में जान ही रहे। परिवार क्षेत्र जो है साधन प्रवाह करता है और फर्म क्या करता है? उस साधन के बदले जो है साधन भुगतान करता है। फिर यहाँ पर हम लोग देखे थे कि फर्म क्या करता है? वस्तु और सेवा का प्रवाह कहाँ करता है? परिवार क्षेत्र में। फिर परिवार क्षेत्र के 142 करोड़ जो लोग हैं वो उसको खरीदारी करता है, तो उसके बदले वस्तु और सेवा के बदले वो भी भुगतान करता है। अब हम लोग बैंक का प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि बैंक के साथ जो है परिवार क्षेत्र के लोग भी संबंधित हैं और फर्म यानी फर्म के ओनर भी जो है बैंक से संबंधित है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ स्पष्ट कर रहा है एग्जाम्पल के माध्यम से कि भरण क्या है, इंजेक्शन क्या है। भरण आय का चक्रीय प्रवाह में समावेश होता है। जब कोई व्यक्ति बैंक से पैसा निकाल करके अपने निवेश क्षेत्र में लगाता है, इन्वेस्टमेंट करता है, या कहिए कि उत्पादक क्षेत्र में लगाता है, ठीक है, तो उसको जो है समावेश कहा जा रहा है। किसमें? तो आय के चक्रीय प्रवाह में, ठीक है। बोला यह चक्रीय प्रवाह का आकार बढ़ा देता है। जब कोई व्यक्ति बैंक से यानी फाइनेंशियल सिस्टम से पैसा को निकालकर, है ना, पैसा को निकालकर वे उत्पादक क्षेत्र मतलब चाहे वो कृषि में लगाएं, पशुपालन में लगाएं या प्लांट बनाने में लगाएं, ठीक है, पैसा कहाँ से निकाल रहे हैं? तो फाइनेंशियल सिस्टम से यानी बैंक से पैसा निकालता है, तो कहीं ना कहीं जो है उसको फायदा होने वाला है, ठीक है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर क्या करता है कि एक व्यापारी एक बिस्किट का पैकेट 4 रुपया में खरीदता है, ठीक है। क्या बोल रहा है? एक व्यापारी एक बिस्किट को होलसेल रेट में 4 रुपया में खरीदता है और उसको जो है 5 रुपये में बेचता है। कितना में बेच रहा है? 5 रुपया में। तो उसको लाभ कितना होगा? 5 रुपये में बेचा, 4 में खरीदा था, 1 रुपया कहीं ना कहीं लाभ हो रहा है। अगर वो 30 दिन, महीना का 30 दिन अगर काम करता है यानी एक ही बिस्किट बेचता है, तो समझिए कि उसको 30 रुपये का बेनिफिट है एक महीना में। अगर वो सालों भर यानी 12 महीना अगर बिस्किट एक ही बेचे तो कितना रुपया हो जा रहा है? 360 रुपया हो रहा है। तो देखिए कि 4 रुपया से एक साल के अंदर कितना हो जाता है? 360 रुपया हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है? ये आकार को बढ़ाता है। आय का चक्रीय प्रवाह का आकार को क्या करता है? बढ़ा रहा है, ठीक है। यही बात अगर हम बात करें क्षरण में अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों, है ना, क्षरण की अगर हम लोग बात करें तो देखिए क्या बोलता है, आय के चक्रीय प्रवाह में से निकास है। हम क्या करते हैं कि जो भी उत्पादक क्षेत्र में जो पैसा रहता है उसको हम ले जाकर बैंक में जमा कर देते, तो कहीं ना उत्पादक क्षेत्र से तो पैसा बाहर चला जा रहा है, बैंक में चला जा रहा है। बोले यह आय के चक्रीय प्रवाह में स्थिरता ला देता है।
ये पैसा अगर आप बैंक में है तो व्यवसाय तो बैठ जाएगा ना आपका, ठीक है। और वही व्यवसाय में अगर हम पैसा लगाते हैं तो निरंतर क्या होता रहेगा, पैसा आपका आकार जो है वो बढ़ता रहेगा, पैसे से आप पैसा कमाते रहिएगा। लेकिन बैंक में अगर जमा कर दीजिएगा तो एक निश्चित समय के बाद वो डबल होगा, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं कि चक्रीय प्रवाह का आकार को घटा देता है। जैसे पैसा जो है कोई व्यवसायी अपना पैसा बैंक में अगर 10 साल के लिए जमा कर देता है या 9 साल के लिए फिक्स कर देता है, फिक्स डिपॉजिट कर देता है, तो मान लो कि 1 लाख जमा किया है तो उसको 10 साल के बाद 2 लाख मिलेगा ज्यादा से ज्यादा। बात समझ रहे हैं ना। या अगर मान लो कि 4 रुपये की बात कर रहे थे बिस्किट वाला, 4 रुपये अगर वो जमा करता है 10 वर्ष के लिए तो उसको 4 रुपये के कितना मिलेगा, 10 वर्ष के बाद 8 रुपये मिलेगा। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि एक साल में ही वो कितना, यानी 1 महीना में ही वह कितना रुपया कमा ले रहा है, 30 रुपया कमा ले रहा है। तो आप 4 रुपया का 8 रुपया लेना पसंद करेंगे या फिर 4 रुपया का 30 रुपया लेना पसंद करेंगे, वो भी 1 महीना में। और अगर हम बात करते हैं 1 साल का, तो 1 साल के अंदर उसको कितना मिल रहा है, 360 रुपये मिल रहा है 1 वर्ष में। 12 महीना की बात अगर हम करते हैं। लेकिन यही चीज अगर हम पैसा बैंक में जमा कर देते हैं तो देखिए ये क्या कर रहा है, घटा दे रहा है आय का चक्रीय प्रवाह को, इसके तुलना में ये कितना कम है। इसीलिए ज्यादातर लोग जो है बैंक में पैसा जमा ना करके वो कहाँ लगा रहा है, उत्पादक क्षेत्र में लगाता है, निवेश करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। यहाँ देखिए एक व्यापारी एक बिस्किट पर इन्वेस्टमेंट करता है और साल भर के अंदर 360 रुपये कमाता है। वही एक जो है व्यक्ति 4 रुपया बैंक में जमा करता है 10 साल के लिए, 10 वर्षों में, तो उसको 8 रुपया ही मिलता है। तो बताइए आपको किस क्षेत्र में पैसा लगाना है, उत्पादक क्षेत्र में या फिर बैंक में जमा करना है। तो उत्पादक क्षेत्र में कितना गुना ज्यादा जो है पैसा बढ़ता है। अब यहाँ आगे हम लोग देखेंगे क्षरण में। क्षरण क्या है, तो आय के चक्रीय प्रवाह से निकास, यानी आय के चक्रीय प्रवाह जहाँ होता है, आय का चक्रीय प्रवाह का मतलब उत्पादक क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र से पैसा निकाल करके आप बैंक में अगर जमा कर देंगे तो आय का चक्रीय प्रवाह का आकार क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। बढ़िया अर्थव्यवस्था में उत्पादन की प्रक्रियाओं में संकुचन कर देता है, यानी छोटा कर देता है। बताइए 4 रुपया को 10 साल में 8 रुपया दे रहा है, वही 4 रुपया को व्यवसाय क्या करता है कि 1 साल में 360 रुपया बना देता है। तो जो है ये भरण है और ये आपका क्षरण है। ये वाला जो है आपका क्षरण, अगर बैंक में जमा करेंगे तो क्षरण, और बैंक से निकाल करके आप अपने व्यवसाय में लगाते हैं इसको भरण कहा जाएगा। देखिए भरण में कितना ज्यादा, 4 रुपया का 360 रुपया हो जा रहा है, यही 4 रुपया क्षरण में जो बैंक में आप जमा कर रहे हैं उसका 8 रुपया हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो है संकुचन कर देता है, पैसे के अमाउंट को घटा देता है। और भरण क्या करता है, जो आप बैंक से पैसा निकाल कर उत्पादक क्षेत्र में लगाते हैं, व्यापार करते हैं, तो 4 रुपया का 360 रुपये 1 साल में होता है, जबकि 8 रुपया जो है 4 रुपये का 10 साल में होता है, ठीक है। इसलिए कहता है यहाँ पर कि यह अर्थव्यवस्था की उत्पादन प्रक्रियाओं में संकुचन कर देता है, घटा देता है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों। यहाँ पर जो एग्जाम्पल है बोलता है एक उपभोक्ता 4 रुपया को 1 वर्ष के लिए बैंक में रखता है, 1 वर्ष के लिए, तो उसे जो है 8 रुपया मिलता है। मान लो कि बैंक की बहुत अच्छी स्थिति रहेगा तो 4 रुपया का 1 साल में 8 रुपया देगा, बहुत अच्छी स्थिति में रहेगा बैंक तब, नहीं तो 10 साल में भी पैसा डबल नहीं होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अमाउंट घट रहा है ना। अब 4 रुपया को 1 साल में कोई व्यवसाय 360 रुपया कमा ले रहा है और आप एक आम व्यक्ति बैंक पर बिलीव कर रहे हैं और बैंक में आप पैसा जमा कर रहे हैं और आपको 4 रुपया का 10 साल में आपको मात्र 8 रुपया दे रहा है। तो आप जो है अगर अपने जमा पूंजी को बैंक में अगर जमा कर रहे हैं तो उस परिस्थिति को क्षरण कहा जाएगा। और आप बैंक से पैसा निकाल कर व्यवसाय में लगाते हैं, उत्पादक क्षेत्र में लगाते हैं, ठीक है, चाहे प्राइमरी में लगाएं, सेकेंडरी में लगाएं, टर्टियरी में लगाएं, तो उसको हम भरण कहेंगे, ठीक है। और एक चीज और भी याद रखना आपको कि क्षरण और भरण जो है वो इक्वल होता है। देखिए यहाँ पर क्षरण किसको कहा जा रहा है, बचत को कहा रहा है, कि अगर आप पैसा बैंक में जमा कर रहे हैं तो बचत कर रहे हैं ना,
सरकार को टैक्स दे रहे थे, आपके पास दोबारा वो आएगा नहीं, वो चला जाएगा सरकार के पास। तो कहीं ना कहीं आपसे पैसा वो चला जा रहा है, उत्पादक क्षेत्र से बाहर हो जा रहा है। आप किसी चीज को खरीदारी करते हैं, आयात करते हैं, तो आपके पास से पैसा वो चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा कॉन्सेप्ट आप ये जान लीजिए, ये हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि क्षरण और भरण क्या होता है, तो बराबर होता है। क्या होता है? आपस में बराबर होता है। जितना बैंकों में जमा करिएगा उतना नहीं निकालिएगा महाराज। ठीक है, तो यहाँ पर क्षरण के अंतर्गत क्या क्या आता है? बचत, कर, आय। ठीक है, यानी इसको यहाँ आयात कहेंगे हम, आयात। ठीक है, जब हम कोई चीज को खरीदते हैं तो वो कहाँ चला जाता है? हमारे पास से बाहर चला जाता है पैसा। ठीक है, बचत को सेविंग कहेंगे, यानी टी फॉर टैक्स यानी कर कहेंगे, इम्पोर्ट कहेंगे जब हम किसी चीज को खरीदारी करते हैं तो हमारे पास से पैसा चला जाता है। फिर है, अगर आपके पास से पैसा कहीं और चला जाता है, उत्पादक क्षेत्र से बाहर हो जाता है, तो उसको हम क्षरण कहेंगे। जबकि जब हम बैंक से पैसा निकालते हैं और विनियोग करते हैं अर्थात निवेश करते हैं, यह सरकारी क्रय जो करता है, सरकार जो अपनी इन्वेस्टमेंट करता है, या किसी वस्तु को हम बेचते हैं तो उससे हमें पैसा क्या होगा? मिलेगा। तो हमारे पास उत्पादक क्षेत्र में और भी बढ़ा के लगाएंगे। अगर मान लिया जाए कि एक साल में 360 रुपये बिस्किट से कमाता है, ठीक है, वो पैसा फिर क्या करेगा? अब एक बिस्किट नहीं, यानी 4 से इसको हम अगर भाग दे देते हैं, यानी तो 4 9 36, यानी 90 बिस्किट अब बेचेगा। पहले एक बिस्किट बेचता था, अब वो क्या करेगा? प्रत्येक महीना जो है, अब यहाँ 90 बिस्किट बेचेगा, प्रतिदिन बेचेगा। तो 90, एक बिस्किट से एक साल में 360 रुपये हो गए, तो समझिए अब 90 बिस्किट डेली बेचेगा। तो 90 रुपया क्या है कि पर डे उसको बेनिफिट मिलेगा। पहले तो 1 रुपया बेनिफिट मिल रहा था, अब 90 रुपया डेली बेनिफिट मिलेगा। तो 30 दिन में 90 रुपया के हिसाब से 9 तिया 2700, देखिए है ना। यहाँ पर जो है एक महीना के अंदर जो है वो 2700 रुपये बना लेता है। तो कहीं ना कहीं जो है भरण क्या करता है? आय के चक्रीय प्रवाह को बढ़ा देता है, जबकि क्षरण जो है आय के चक्रीय प्रवाह को घटा देता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का आय का चक्रीय प्रवाह हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक क्षेत्र जो है वो गृहस्थ है, दूसरा फर्म है, और तीसरा जो है सरकारी क्षेत्र है। ये फाइनेंशियल सेक्टर को गिनती नहीं कर रहा है, ठीक है ना। इनको 3 क्षेत्रीय में इसको जो है वित्तीय प्रणाली का गिनती नहीं होता है। नंबर 1 हो गया आपका गृहस्थ क्षेत्र, दूसरा हो गया आपका फर्म यानी उत्पादक क्षेत्र, और तीसरा हो गया सरकारी। ठीक है, हम लोग वित्तीय प्रणाली को जो है क्षेत्र नहीं मान रहे हैं। ठीक है, ये सिर्फ मध्यस्थता करता है। क्या करता है? तीनों के बीच क्या करता है? मध्यस्थता करता है। चलिए एक एक करके जानते हैं। हालांकि हम लोग परिवार क्षेत्र के बारे में जान के आ रहे हैं, फर्म क्षेत्र के बारे में जान के आ रहे हैं, हम लोग विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र के बारे में जानेंगे। ठीक है, अभी हालांकि जो है जो गृहस्थ क्षेत्र है, गृहस्थ क्षेत्र क्या करता है? तो गृहस्थ क्षेत्र जो है फर्म को क्या करता है? साधन का प्रवाह करता है। देख रहे हैं ना, ये जो एरो वाला सिंबल आप देख रहे होंगे, गृहस्थ क्षेत्र क्या कर रहा है? यहाँ फर्म तक आता है और यहाँ पर लिखा हुआ है साधनों का प्रवाह करता है। साधन 5 होते हैं। उत्पादन के कितने साधन? 5 साधन, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस। कौन प्रवाह कर रहा है? गृहस्थ क्षेत्र। दूसरी तरफ क्या करता है? फर्म क्या करता है? साधनों का भुगतान करता है। देख रहे हैं, ये जो है साधनों का भुगतान करता है। भूमि के बदले क्या देता होगा? तो किराया देता है। श्रम के बदले क्या देता है? मजदूरी देता है। ठीक है, और पूंजी के बदले क्या देता है? ब्याज देता है। उद्यमी को क्या मिल रहा होता है? लाभ मिल रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरी कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि यहाँ जो है फर्म, ये जो फर्म करता है वस्तु और सेवाओं को बेचता है, प्रवाह करता है। वस्तु और सेवा का क्या कर रहा होगा? ये उत्पादन करेगा और यहाँ जो है ये क्या करेगा? यहाँ बेचेगा। ठीक है, फर्म क्या करता है? अपने प्रोडक्शन को प्रोडक्ट करके यहाँ पर बेचता है परिवार क्षेत्र में, और परिवार क्षेत्र के जो 142 करोड़ हमारे देश के निवासी हैं उसको खरीदता है और उसके बदले क्या करता है? भुगतान करता है, पेमेंट करता है। ठीक है, ये चीजें हम लोग जान गए। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ क्षरण और भरण आपको बताए। ठीक है, अब यहाँ जो है
सरकारी क्षेत्र के बारे में देखते हैं कि सरकार क्या करता है अपने गृह क्षेत्र में, अपने देश के अंदर जो भी गरीब हैं या फिर कहिए जो मजदूर है ना, या श्रम है, तो उसको मजदूरी देगा। क्या करेगा सरकार? सरकार के अगर अधीन काम कर रहा है, सरकारी आदमी नौकरी कर रहा है, जॉब कर रहा है गवर्नमेंट का, तो उसको क्या मिलेगा? मजदूरी या वेतन मिलेगा। और जो बूढ़ा व्यक्ति है, जो वृद्ध व्यक्ति है, जो 60 प्लस है, उसको क्या करेगा? पेंशन देगा, जिसको हस्तांतरण भुगतान कहते हैं। अच्छा, हस्तांतरण भुगतान किसको कहते हैं? हस्तांतरण भुगतान से तात्पर्य है कि बिना काम किए अगर पैसा आपके अकाउंट में घुस जाता है ना, तो उसको हस्तांतरण भुगतान कहेंगे, जिसमें छात्रवृत्ति भी आएगा। ठीक है, स्कॉलरशिप जिसको कहा जाता है, उसको भी ट्रांसफर पेमेंट कहा जाता है। वो कौन कर रहा है? सरकार कर रहा है। किसको दे रहा है? तो गृह क्षेत्र में रहने वाले लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा कंडीशन में समझिए कि यहाँ के जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं वो क्या करता है? सरकार को डायरेक्ट टैक्स देगा। ठीक है, कौन टैक्स देगा? तो डायरेक्ट टैक्स देगा। ठीक है, अब यहाँ इधर समझिए, फर्म के लिए सरकार क्या करता है? तो फर्म को जो है सरकारी जो भी यहाँ टाटा बनाता है या कोई भी कंपनी बनाता है, सरकार को भी तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए क्रय करना पड़ता होगा ना। वो भी तो कहीं ना कहीं सीमेंट, रड, बालू खरीदता होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्यों भी भुगतान देगा। साथ ही साथ कंपनी को अनुदान भी देगा। ठीक है, अनुदान मतलब सब्सिडी देगा। साथ ही क्या करता है कंपनी? क्या दो तरह का टैक्स देगा सरकार को, है ना, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर जो है सरकार को यहाँ पर फर्म को भी देना पड़ता है। किसको? सरकार को। ठीक है, ये समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर सरकार की विशेषता भी हम लोग जान लेते हैं। सरकारी क्षेत्र की क्या विशेषता है? देखिए यहाँ पर सरकारी क्षेत्र की विशेषताएं, यहाँ सरकार क्षेत्र परिवार क्षेत्र से प्रत्यक्ष कर लेता है। परिवार क्षेत्र से क्या लेता है? टैक्स लेता है। और फर्म से भी अप्रत्यक्ष कर प्राप्त करता है, यानी दोनों से लेता है। परिवार क्षेत्र से भी लेता है और उत्पादक क्षेत्र से भी सरकार क्या लेता है? टैक्स लेता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परिवार क्षेत्र से भी ये टैक्स ले रहा है और उत्पादक क्षेत्र से भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का जो है कर लेता है। ठीक है, चलिए यहाँ स्टेटमेंट के हिसाब से समझते हैं हम लोग। अब यहाँ देखिए, सरकार क्षेत्र परिवार क्षेत्र को हस्तांतरण भुगतान करता है। अभी मैंने कहा कि हस्तांतरण जो भुगतान होता है बच्चों, जो सरकार जो है अपने देश के बुजुर्ग लोग हो या फिर पढ़ने वाले विद्यार्थी है, उसको जो है हस्तांतरण भुगतान देता है। यानी विद्यार्थी तो सरकार का कोई काम नहीं कर देता है, फिर भी उसका जो है पढ़ाई में जितना खर्च हुआ रहता है उसको जो है सरकार भुगतान करता है, तो उसको हस्तांतरण भुगतान कहेंगे या ट्रांसफर पेमेंट कहेंगे। ठीक है, या फिर 60 साल से प्लस वाले को जो है पेंशन मिलता है, तो बिना काम किए हुए उसको पैसा मिल रहा है, तो वैसे इनकम बिना काम का जो प्राप्त हो जाए उसको हस्तांतरण भुगतान कहते हैं। ये कौन भुगतान करती है? तो सरकार करती है। सरकार क्षेत्र का विशेषता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, तथा व्यवसाय क्षेत्र को आर्थिक सहायता मतलब अनुदान भी देता है। अच्छा, अभी आप देख रहे होंगे पीडीएस के द्वारा जो है सरकार क्या कर रहा है, गरीब लोगों को पर यूनिट 5 केजी चावल हो गया, गेहूं है, देता है। साथ ही क्या करता है, किसानों को उर्वरक भी देता है और भी क्या है, ऋण देता है। ठीक है, ये सरकार देता है। तो सरकार क्षेत्र की ये विशेषताएं हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है हम लोग यहाँ पर तीनों क्षेत्रों के बारे में जान गए। परिवार क्षेत्र नंबर 1, फर्म क्षेत्र दूसरा और सरकारी क्षेत्र, तीनों के बारे में हम लोग डिटेल जानकारी ले ली। ठीक है, साथ ही बच्चों जिनको जो है नोट्स चाहिए तो आप जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर में जो है हाय हेलो करिए, आपको मैं पीडीएफ के द्वारा जो है नोट्स आपको सेंड करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो है आप जो है इसको लिख भी सकते हैं बच्चों। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग जो है 4 क्षेत्रीय मॉडल अर्थव्यवस्था में हम लोग देखने वाले हैं। जो चक्रीय प्रवाह का मतलब होता है कि एक वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह जब हम
परिवहन कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, तो उसको चक्रीय प्रवाह कहा जाता है। उसके बदले हमारा जो है मौद्रिक प्रवाह भी होता है और वास्तविक प्रवाह भी होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग। बार बार हम लोग गृह क्षेत्र के बारे में जान चुके हैं, फर्म क्षेत्र के बारे में जान चुके हैं, सरकारी क्षेत्र के बारे में जान चुके हैं, वित्तीय प्रणाली के बारे में जान चुके हैं। अब हमको जो जानना है वो विशेष रूप से जानना है हमको ये बाह्य क्षेत्र या विदेशी क्षेत्र। ठीक है, विदेशी क्षेत्र का क्या विशेषता है? तो यहाँ पर जो है जब कोई फर्म हमारे देश के अंदर किसी भी वस्तु को प्रोडक्शन करता है और क्या करता है कि वह जो है अपने देश में प्रवाह करने के साथ साथ वो क्या करता है, विदेश में भी जाकर के निर्यात करता है। फर्म क्या करता है कि मान लिया जाए ये फर्म जो है टाटा मान लेते हैं, टाटा बहुत बड़ा कंपनी है बच्चों, टाटा। ये टाटा क्या करता है कि जो भी स्टील एंड आयरन का प्रोडक्शन करता है वो अपने परिवार क्षेत्र में भी बेचता है, गृह क्षेत्र में बेचता है, साथ ही साथ वो विदेश में भी बेचता है। ठीक है, तो जब विदेश में बेचेगा तो उसको जो है भुगतान मिलेगा, जो भी ये बेचता है उसके बदले इसको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। अगर आप मान लीजिए निर्यात ही करेगा, बेचेगा, तो उसके बदले इसको पैसा मिलेगा। लेकिन ये भी जान लीजिए कि जो विदेश में कंपनी जो है, जैसे चाइना मान लिया जाए विदेश है ना, दूसरा देश है, तो चाइना का सामान हमारा देश में भी तो आकर बेचेगा ही। अपने साधनों को कहाँ निर्यात करेगा, हमारे भारत में बेचेगा। कहाँ बेचेगा, भारत में आकर के। देखिए चाइना जो है वो क्या करता है, हमारा देश में भी आकर के सामान को बेचेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे मेरे पास जो है एक जो है स्क्रीन पेन है मेरे पास, जो स्क्रीन में लिख रहे हैं हम, तो ये पेन जो है चाइना का है ना, जो कि हमको 200 रुपया लिया है। तो ये जो हम क्या किए, तो चाइना वा कंपनी को पैसा जो है ऑनलाइन भुगतान कर दिए, पेमेंट कर दिए। तो कहीं ना कहीं जो है अगर हमारा देश का फर्म जो है विदेशों में बेचेगा तो उसको पैसा दे रहा है, तो ये भी तो करेगा, चाइना भी तो कहेगा कि हम आपके देश में सामान को बेचेंगे, उसके बदले हमको पैसा चाहिए। तो यही है बाह्य क्षेत्र का या विदेशी क्षेत्र का कमाल। ठीक है, ये विशेषता। चलिए इसकी विशेषता भी हम लोग जान लेते हैं। पहला पॉइंट, विदेशी क्षेत्र में फर्मों को उनके द्वारा शेष विश्व को किए जाने वाली निर्यात का मतलब है आप जो है क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बेच रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, भुगतान करता है। फिर है कि विदेशी क्षेत्र को फर्मों के द्वारा किए जाने वाले आयात के लिए प्राप्तियां होती हैं। जब विदेश जो हमारे देश में आकर सामान को बेचेगा तो उसको तो पैसा प्राप्त होगा, और जब हमारा फर्म विदेश में जाकर बेचेगा या विदेशी फर्मों को बेचेगा तो निर्यात कर रहा है, उसके बदले उसको जो है पेमेंट मिलेगा। फिर यहाँ परिवार क्षेत्र शेष विश्व क्षेत्र का साधन सेवाएं निर्यात करता है। कहाँ, तो विदेश। ठीक है, बोल भी रहा है परिवार क्षेत्र शेष विश्व मतलब भारत है, भारत के जितने आस पड़ोस हैं जिनके साथ जो है व्यापारिक संबंध है, सबके साथ क्या करता है, साधन सेवाएं प्रदान करता है। साधन सेवाएं का मतलब समझ रहे हैं, श्रम। भारत के कौन ऐसा देश है जहां भारत के लोग जो है वहां काम नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो साधन सेवाएं कहाँ निर्यात कर रहे हैं कि नहीं, भारत, हमारा परिवार क्षेत्र है ना। शेष विश्व का मतलब है कि अमेरिका में भी आप देखेंगे, अफ्रीका में भी देखेंगे, यूरोप में भी देखेंगे, है ना, या कहिए कि रूस में भी देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया में भी देखेंगे। दुनिया के तमाम देशों में जो है हमारे देश के जो है निवासी वहां जो है काम करता है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो परिवार क्षेत्र है, हमारा जो भारत है, वो क्या करता है, साधन सेवा निर्यात करता है। ठीक है, तो उसके बदले हमको भुगतान देता होगा। ठीक है, अब यहाँ जो है चौथा पॉइंट कहता है कि बाह्य क्षेत्र परिवार क्षेत्र भारत को कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, भारत को। ठीक है, इसको भारत को कहा जा रहा है, और बाह्य क्षेत्र विदेश को कहा जा रहा है। को शुद्ध हस्तांतरण भुगतान तथा साधन भुगतान करता है। साधन भुगतान मतलब जैसे मान लो
कि हमारा परिवार क्षेत्र के लोग जो हैं जाकर के जो है अमेरिका के में काम कर रहा है, ठीक है। तो अमेरिका हमको क्या करेगा, जो हमारा श्रम अमेरिका के अंदर काम कर रहा है उसको साधन भुगतान मिलेगा, यानी पेमेंट मिलेगा। अब यहाँ साधन भुगतान किराए के रूप में हो सकता है, ब्याज के रूप में हो सकता है, लाभ के रूप में हो सकता है और मजदूरी या वेतन के रूप में हो सकता है, ठीक है। साधन सेवाओं से संबंधित होते हैं। अब एक शुद्ध हस्तांतरण भुगतान का साधन सेवाओं में से कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ जो है लास्ट हम लोग देखने वाले हैं स्टॉक क्या होता है और प्रवाह, ये दोनों का कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे, ठीक है। किसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, तो स्टॉक क्या है और जो है फ्लो क्या है ना, इसका जो है हम लोग अवधारणा अर्थात कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं। स्टॉक का अर्थ किसी आर्थिक चर की वह मात्रा जिसे समय के एक निश्चित बिंदु पर पाया जाता है। जैसे कहने मतलब है स्टॉक किसको बोल रहे हैं, जिसे मान लिया डैम में पानी को रोक दिया गया तो अनिश्चित कालीन के लिए जो है उसको रोका जाता है, ठीक है। उसका कोई समय सीमा नहीं होता है। और जो नदी के अंदर जो है थोड़ा थोड़ा पानी बह रहा है, यही डैम से जो है पानी क्या होता है थोड़ा थोड़ा करके बहते रहता है। इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा प्रवाह और इसको कहा जाएगा स्टॉक, ठीक है। नियमित रूप से जो डैम से थोड़ा थोड़ा करके पानी जो निकलते रहता है उसको हम प्रवाह कहेंगे। और जो पानी का बड़ा स्टॉक, बड़ा जो जमाव पड़ा हुआ है अनिश्चित कालीन के लिए उसको हम स्टॉक कहेंगे। बस इतना सब आपको समझना आपको, ठीक है। अब ये स्टॉक जो है, स्टॉक में समय तत्व नहीं होता, यानी कितना दिन के लिए जो है पानी रखा जा रहा है उसका कोई निश्चित समय नहीं है। जैसे स्टॉक का मतलब और समझिए, पानी के द्वारा तो हो गया। जैसे कोई आलू उत्पादन किया तो आलू एक ही बार नहीं बेचेगा, यानी एक सीजन में आलू मान लिया जाए वो 10 टन उत्पादन करता है। कितना टन, तो 10 टन जो है उत्पादन करता है। अब 10 टन एक ही बार थोड़ी बेचेगा, वो थोड़ा थोड़ा करके बेचेगा। मान लिया जाए कि 50 किलो एक दिन बेचा, जो 10 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचा तो 500 रुपये उसको मिला, ठीक है। अब 500 रुपया का नहीं बल्कि वो रेट बढ़ने के इंतजार करते रहता है कि कहीं ना कहीं 20 रुपये 25 रुपये जिस दिन आलू हो गया तो अगर हम 50 किलो अगर 20 रुपये के हिसाब से बेचेंगे, 20 रुपये के हिसाब से बेचेंगे तो मुझे 1000 मिलेगा। तो वो रेट बढ़ने के इंतजार में जो है वो अपने घर में रखा रहता है या एक स्टोर में रखा हुआ रहता है ना। किसके लिए, तो रेट बढ़ने के इंतजार में रखा हुआ रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक, ठीक है। जिस दिन रेट बढ़ेगा तब बेचेगा। निश्चित रूप से जो है रेट बढ़ेगा क्योंकि मार्केट में जो है जैसे ही शॉर्टेज हो जाएगा गुड्स और मटेरियल वैसे ही क्या करेगा स्टोर से अपना निकाल करके मार्केट में सेल करेगा, तो निश्चित रूप से पैसा नहीं कर सकते, उसका कीमत में वृद्धि होगी। जब वृद्धि होगी तो उसको लाभ होगा। और स्टॉक लोग क्यों करता है ना, स्टॉक जो है लाभ का एक हिस्सा है ना। कीमत को बढ़ने के इंतजार जो है व्यवसाय करता है। जैसे ही मार्केट में जो है वह गुड्स जो है शॉर्ट कर जाता है तब ये स्टॉक से अपना निकालता है और फिर फॉलो करता है, ठीक है। अभी फॉलो का मतलब है स्टॉक का तुच्छ मात्रा होता है, नहीं बहुत कम मात्रा होता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके बेचेगा तो उसको हम लोग प्रवाह कहेंगे। और जहां पर पूरा 10 टन जो है अपना जो है गुड्स को एक जगह पर स्टोर करके रखा हुआ है उसको हम लोग स्टॉक कहेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो है बोलता है प्रवाह आर्थिक चर वह मात्रा है जिसे एक समय अंतराल में मापा जा सकता है। जैसे नदी में पानी बह रहा है तो उसको आसानी से मापा जा सकता है, ठीक है। लेकिन पूरा जो है डैम में पानी भरा हुआ है उसको मेजर कर पाना इतना आसान नहीं है, ठीक है। बोले कि स्टॉक यहाँ पर जो है प्रवाह से रिलेटेड, इसमें समय तत्व प्रति घंटा, प्रति माह अथवा प्रति वर्ष के आधार पर होता है। जैसे मान लिया जाए कि जनवरी में हम कितना आलू को बेचे, जनवरी में, फरवरी में कितना बेचे, ये डेटा निकाला जा सकता है, ठीक है। या कहेंगे कि नदी में पानी जो है प्रति घंटा के हिसाब से कितना बह रहा है उसको मापा जा सकता है। एक दिन में कितना पानी बह गया इसको मापा जा सकता है, यानी प्रवाह को मापा जा सकता है, स्टॉक को नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर आगे हम लोग देखेंगे पॉइंट। देखिए यहाँ उदाहरण सहित दिया हुआ है। बड़ा स्टॉक एक स्थिर अवधारणा है जबकि प्रवाह एक चल अवधारणा है। जैसे पानी जो है हम डैम में बांध देती है जो स्थिर रहता है वो, और
जैसे जैसे इसको हम थोड़ा थोड़ा मात्रा करके छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या कर रहता है, गतिमान रहता है, यानी चल अर्थात गतिमान होना। प्रवाह जो होता है वो गतिमान रहता है और स्टॉक जो रहता है वो स्थिर रहता है, ठीक है। जैसे धन, टैंक में पानी, जिसे हम लोग जो है छत के ऊपर क्या लगाते हैं, एक जो है टंकी लगा दी। अब नल के द्वारा जो है हम लोग क्या करते रहते हैं, थोड़ा मात्रा जितना आवश्यकता उतना ही हम जो है अपना बर्तन में भर करके यूज करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा मात्रा करके नहीं यूज करते हैं, एक ही बार पूरा टंकी को यूज नहीं करते हैं, ठीक है। टैंक में जो पानी है वो स्टॉक कहलाएगा, जो जो कि नल के द्वारा हम अपने जरूरत के लिए जो इस्तेमाल करते हैं उसको हम प्रवाह कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ माल हम लोग जो स्टोर में रखते हैं, पूंजी, पूंजी एक ही बार नहीं लगा देते, थोड़ा थोड़ा करके लगाते हैं, जैसे जैसे बेनिफिट होते जाता है वैसे वैसे जो है हम लोग पूंजी को इन्वेस्टमेंट करते चले जाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ बोला धारा में जल, जो पानी जो है नदी में बहता है या नल के द्वारा जो बह के आर के हमारे बर्तन तक पहुंच रहा है उसको हम धारा का जल कहेंगे, ठीक है। माल में परिवर्तन होते रहता है, हम मान लिया जाए पहले 50 केजी बेचे, अब जो है हम 100 केजी बेच रहे हैं, 150 केजी बेच रहे हैं, तो माल में परिवर्तन होता रहता है, यानी प्रवाह में परिवर्तन हो सकता है। मान लिया जाए ये डैम है, ठीक है ना, डैम है, नदी में हम कभी ज्यादा भी पानी छोड़ सकते हैं, कभी कम भी छोड़ सकते हैं, इसलिए बोल रहे हैं माल में परिवर्तन होता है, किसमें, प्रवाह में। बड़े पूंजी का निर्माण होता है, थोड़ा थोड़ा करके जो है हम पैसा बचा रहे हैं, ठीक है, तो पूंजी निर्माण, ठीक है। तो आप लोग को कैसा वीडियो लगा बच्चों, अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को बताएं, ठीक है। धन्यवाद। और अगर आप चाहें तो नोट्स लिखें, ठीक है, ताकि आपको जो है एग्जाम में हेल्पफुल हो सके। धन्यवाद।